शर्जील मेमन साहब, एक वावेला सा मच गया है। आपको भी याद होगा पिछले हफ्ते वफाकी वजीर अली जैदी ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर जिस तरीके से उज़ैर बलोच की जो GIT रिपोर्ट, अब पता नहीं वो उनके पास कहाँ आ गई, वो असल है जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं वो है। अब ये एक वावेला मचा हुआ है। अब वावेला इस बात पर मचा हुआ है कि पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम क्यों नहीं है उसमें सिर्फ एतराफ़ात हैं। वो एतराफ़ जो उज़ैर बलोच ने किए उन जराइम का तो जिक्र है, लेकिन किसके कहने पे किए उसका कोई जिक्र नहीं है। बकौल अली जैदी के आप लोगों ने इस रिपोर्ट को सिंध हुकूमत ने एडिट करके पेश किया है। सही रिपोर्ट 43 सफ़ात की है, आप लोगों ने 35 सफ़ात पर रिपोर्ट जो है ना वो की है। आपकी आला क़यादत पर इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, क्या कहेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि जो भी एलिगेशन या जो भी पेपर्स अली जैदी साहब मोहतरम लहरा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये उन्होंने खुद, उनको शायद उसके ऑथर भी वो खुद ही हैं, और इसका कोई भी हकीकत से दूर दूर तक किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और जहाँ तक कोर्ट की बात है, 100 बिस्मिल्लाह, कोर्ट में जाएं। हम पहले भी सारे मुकदमा को फेस कर रहे हैं, आज भी मुकदमा को फेस करने के तैयार हैं, लेकिन कोर्ट से एक चीज जरूर पूछेगा कि जो आप डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, क्योंकि कोर्ट में टीवी मीडिया पे तो कोई नहीं पूछता, लेकिन कोर्ट में जरूर पूछते हैं कि जी क्या ये ऑथेंटिक है, क्या ये अटेस्टेड कॉपीज हैं, क्या इस पे किसी का स्टैंप लगा हुआ है, क्या किसी गवर्नमेंट के इदारे ने इसको जारी किया है। और उनमें कोई भी एक चीज उनके पास मौजूद नहीं होगी, क्योंकि ना ही किसी ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, ना ही इसमें किसी इदारे का कोई स्टैंप है, ना ही कोई ट्रू कॉपी अटेस्टेड कॉपी है जिसको ये पढ़ भी रहे हैं और शायद ऑथर भी खुद है। अब आ जाए दूसरी बात पे। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक चीज में अली जैदी साहब कामयाब हो गए हैं। वो चीज ये है कि जी उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करनी थी हमारी मीडिया की, उसमें वो कामयाब हो गए। क्योंकि इस वक्त मुल्क का मेजर इशू क्या है? इस वक्त मुल्क का मेजर इशू है आटे चीनी का बहरान। इस वक्त मुल्क का इशू है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। चले इस नुक्ते को भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर आप लोगों का ये कहना है कि इन सारे प्रॉब्लम से टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हुकूमत ये सब कुछ जो है ना वो निकाल कर ले आई है ताकि असल मसाइल से तवज्जो हटाई जा सके, इस पर भी मैं आपसे बात कर लेती हूँ। लेकिन मैं अगला सवाल जो आपसे करना चाहती हूँ वो ये कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उज़ैर बलोच का 164 का एतराफ़ी बयान है, उसकी फिर क्या अहमियत है जिसमें उसने पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम लिया, उसमें यह एतराफ़ किया कि कैसे सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर मैंने अपने खिलाफ मुकदमात और हेड मनी किस तरह ख़त्म हुई, फरियाल तालपुर से मिला, आसिफ जरदारी से मिला, उनके कहने पर हेड मनी मेरी ख़त्म की गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फरियाल तालपुर ने मुझे कादिर पटेल और सेनेटर यूसुफ बलोच के ज़रिए अपने घर डिफेंस पर बुलाया, और शर्जील मेमन भी और निसार मुराई भी उस मुलाकात में शामिल थे, और सारे माली मामलात के लिए मुझे कहा गया कि शर्जील मेमन और निसार मुराई के हवाले कर दिए जाएं। फिर उस एतराफ़ी बयान की क्या अहमियत है? ज़बरदस्ती दिलवाया गया, दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया, फिर उसकी क्या अहमियत है? अच्छा, मसला पता है क्या है कि अब जैसे आखिरी जो आपने एपिसोड पढ़ा, हाँ, कि घर पे बुलाया गया, वहां पे ये मौजूद थे और कहा गया कि जी ये माली मामला देखेंगे, जिसमें मेरा नाम आपने पढ़ा। हाँ, हाँ। अब मुझे आखिर मिसाल के तौर पर आप और मैं सब शो में नहीं बैठे, मुझे पता मैं ऐसी कौन सी चीज करूं कि मैं आपको यकीन हो जाए कि ये सारी चीज झूठी है। मतलब कोई मुझे इन चीजों पे कस्में नहीं खानी चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी चीज करूं मैं किसी चीज का हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाए 164 की आपने बात की जो मैजिस्ट्रेट के सामने है। मेरे पास कोई, मैं आपको 25-30, काश अगर इस प्रोग्राम को दोहराने में बढ़ा दे, मैं आपको इस तरह की PhDs पढ़ लेता हूं कि इसमें बड़े कानूनी शहादत में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं कि अगर कोई शख्स अगर कस्टडी में है और जाके मजिस्ट्रेट के पास जाके स्टेटमेंट दे रहा है और फिर दोबारा वो कस्टडी में ही वापस जाना है उसने, तो उसकी क्या वैल्यू है? फिर क्या कोई एक मुजरिम या मुल्जिम जिसपे कोई इल्जाम हो अपनी जान बचाने के लिए कोई और बड़े बड़े नाम लेते, मतलब किसी और का नाम लेते, तो क्या वो चीजें साबित हो जाती हैं? अच्छा, इस तरह मतलब किसी को आप पकड़े, मिसाल अगर मुझे आप पकड़े किसी केस में, मैं बोल दूं जी मुझ पे ये इल्जाम है जी, मैंने तो आगे डोनाल्ड ट्रंप को जी आगे चीज पहुंचाई है, मैं किसी भी मुल्क के सरबराह का नाम ले दूं, किसी भी अपने मुल्क में किसी भी बड़े शख्स का नाम ले दूं, क्या ये सारी चीजें साबित हो जाती हैं? मकसद ये असल में प्रॉब्लम पता है क्या है? देखें, एक मुल्जिम है या मुजरिम है सिर्फ अल्लाह को पता है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया सामने। अगर आपको उसकी असल इंक्वायरी करनी है तो अगर आप असल चीजों से हटकर
लेफ्ट राइट जाने की कोशिश करेंगे या लोगों को उन चीजों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे या दूसरे लोगों को खामखा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप उसके असल जुर्म, अगर उसने जुर्म किया है तो उससे भी उसकी आप मदद करते हैं। चलें, ये भी बात साइड पे रखते हैं, ठीक है, भी बात साइड पे रख लें। कस्टडी में था, प्रेशर में किया गया, उसे अपनी जान का खतरा था, ठीक है, ये भी एक सेकंड के लिए आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था? ये जो अमन कमेटी का सरबराह जिसको जुल्फ़िकार मिर्जा कहते थे कि लाइसेंस और भी ज़रूरत पड़ी तो मैं लाइसेंस जारी करूंगा, वो उसने एतराफ़ किया था उज़ैर बलोच ने कि हमें लाइसेंस इसलिए जारी किए जाते थे पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पे कि मुत्तहदा के खिलाफ जो है ना वो हम लोग लड़ सकें। उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, पीपल्स पार्टी की क़यादत से वो कभी नहीं मिला। बिल्कुल, मैं आपको हर चीज का ऑनेस्टली जवाब दूंगा, क्योंकि उन दिनों में मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था और मैं काफी चीजों में मुझे अच्छी खासी इंफॉर्मेशन थी। मैं कोई किसी चीज में आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे पता नहीं आपके पास इस प्रोग्राम का दौरानिया कितना है। मैं एक तफसील लंबी स्टोरी बता सकता हूँ जो कि शायद आज तक किसी को मालूम भी ना हो। जी। पहली बात ये, जुल्फ़िकार मिर्जा साहब मेरे भी उन दिनों में अच्छे दोस्त थे और 27वां रोजा था, रमजान था, और जुल्फ़िकार मिर्जा साहब का मेरे पास फोन आया सुबह को 7 साढ़े 7 बजे और उन्होंने मुझे फोन किया कि वो बदीन में थे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। बोला जी कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, और उसी दिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी जो उन्होंने कुरान शरीफ सर पे उठा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची प्रेस क्लब में। उस वक्त बदीन में थे, सुबह का बता हुआ क्या। मैंने कहा भैया आप क्यों देने जा रहे हैं इस्तीफा? बोले जी लियारी में ऑपरेशन शुरू हुआ है और उस वजह से मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। मैंने कहा ये कोई इस्तीफे की वजह नहीं है, और अगर ऑपरेशन हो रहा है तो उसको आप होने दें। तो बहुत सख्ती से उन्होंने इस चीज की जो वो की। उस वक्त वो होम मिनिस्टर नहीं थे, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वर्क्स एंड सर्विसेज के मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर नहीं थे, और कहा कि जी मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। मैंने पहला फोन किया उनकी वाइफ को और मैंने उनको बताया जी आप अपने हस्बैंड को समझाएं कि ये रिजाइन वगैरह की बात ना करें। उनका ऑब्जेक्शन था, और उनकी अगर दूसरी लाइन पे उनकी वाइफ से पूछ लें, मैं आपको मतलब ऑनेस्टली एक चीज बता रहा हूँ, उनसे पूछ लें कि जी क्या ये बात हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक हो गया। तो अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर मैं आ रहा हूँ, अगर मतलब कि पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ नहीं थी पूरे क्रिमिनल्स के खिलाफ, तो पीपल्स पार्टी ऑपरेशन क्यों करेगी? मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। अच्छा मान लिया ना 2012 में ऑपरेशन किया लियारी में, रहमान मलिक साहब ने इस ऑपरेशन को ऑन किया, चौधरी असलम साहब ने जो पुलिस ऑफिसर उन्होंने ऑपरेशन किया। सुन लेना मेरी बात, सुन लेना जी, चलें कर लें जी। ये पहला ऑपरेशन नहीं था, जब मैं ऑपरेशन की बात करूं वो उससे पहले की बात थी। अब एक और चीज बता दूं आपको, पीपल्स पार्टी थी गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी। ठीक हो गया, मान लिया आपकी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप कोई एक्शन लेने जा रहे हैं उनके खिलाफ? बड़े बहुत सीरियस इल्जाम हैं जरदारी साहब पे, फरियाल तालपुर साहब पे, बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। सीरियस इल्जाम होते हैं तो जरूर एक्शन लेते हैं। अगर झूठे इल्जाम आते हैं मैं समझता हूँ कि हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। उनकी कोई कानूनी और कोई किसी किस्म की हैसियत नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं कि पीपल्स पार्टी में ना ही कभी इस तरह की सोच आई है। अगर पीपल्स पार्टी क्रिमिनल्स को पैट्रोनाइज करती तो सिर्फ लियारी में नहीं करती, पूरे सिंध में हमारी हुकूमत आज भी है। कहीं और से कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। और जहां तक कि आपने बात डायलॉग की, तो डायलॉग सबसे अब एमक्यूएम के साथ हमारे डायलॉग रहे हैं, एमक्यूएम हमारी भी इत्तेहादी रही है, और एमक्यूएम के दौर में क्या क्या होता रहा है, पीएमएलएन की भी एमक्यूएम इत्तेहादी रही है, आज पीटीआई की भी इत्तेहादी है। तो आप मतलब डायलॉग तो सबसे करते हैं ना। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। एक बड़ा शोर मचा हुआ है मुस्तफ़ा कमाल साहब जीआईटी रिपोर्ट पर। आप इन मामलात को बखूबी बड़े करीब से देखते रहे हैं। एमक्यूएम के आप कराची में ज़ाहिर मेयर रहे हैं एक अरसे तक। पीपल्स पार्टी के मामलात को बड़े करीब से आप लोगों ने देखा। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम इत्तेहादी रही। किसकी जीआईटी रिपोर्ट सही है, किसकी गलत है, किसने एडिट की है, किसके इल्ज़ामात ठीक हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? जीआईटी के ऊपर हमारा कोई अभी हमने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया है कल से अब तक, और अभी भी मैं इसके ऊपर जो है वो सवाल पे कोई जवाब नहीं है मेरा, इसलिए कि हम तो 4 सालों से जीआईटी के ऊपर सारी बातें करते चले आ रहे हैं। तो जो हमारा जीआईटी तो पहले दिन से रिवील हुई हुई है, तो ऑफिशियली तो हमने 2 दिनों से इस पर कोई बात नहीं की। मैं चाहता हूँ कि लोग जिनको कुछ भी नहीं पता वो सब लोग पहले बातें कर लें, फिर उसके बाद मैं अपना कर ली, सबने कर ली, इसीलिए तो आपके लिए कि आप अपना मौक़िफ़ दे सके मुस्तफ़ा कमाल साहब।
नहीं, मैंने आपके प्रोग्राम में जब मुझे कॉल आई थी तो मैंने पहले कहा था कि जीआईटी के ऊपर अगर आपको बात करनी है तो मेरा इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं, हम नहीं बात करें। उन्होंने कहा था कि नहीं जीआईटी के अलावा बात करेंगे आपसे, तो इसलिए आई एम सो सॉरी कि अगर जीआईटी के ऊपर बात करनी है तो। अच्छा।